चलिए, तो देखिए कस्टम ड्यूटी पे हम लोग देखेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे कस्टम ड्यूटी पे। प्रॉब्लम नंबर 1 देख रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप का प्रॉब्लम आपको 8 मार्क्स के लिए आ सकता है ना। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पर प्रॉब्लम, यहाँ पर क्वेश्चन मेरे पास मौजूद है और मैंने यहाँ पर बाजू में मेरे पास में मेरा फॉर्मेट मेरे साथ में रखा है। ये फॉर्मेट मैंने इसलिए साथ में रखा है ताकि ये क्या हो जाए, मुझे ध्यान रहे कि मेरे को कौन कौन से आइटम कंसिडर करना है। ऐसा आपको एग्जाम में करने नहीं मिलेगा, पर लेकिन आपको मैं इसलिए यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको क्या रहे कि आपको ध्यान में रहे कि किस चीज़ को कंसिडर करना है, किसको नहीं करना है। आप ऐसा प्रैक्टिस के टाइम कर सकते हैं, पर आसान भाषा में आपको मैं यही बोलूँगा कि आपको ये चीज़ क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, ठीक है। लिखोगे तो याद होएगा और याद होएगा तो याद रहेगा और पेपर में आप लिख पाओगे। चलिए तो आते हैं, तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है प्रॉब्लम पढ़ते हैं हमारे पास। तो कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर और अमाउंट दिया हुआ है यूएस डॉलर्स में 20,000। फिर देखिए मैंने आपको बताया था प्रॉब्लम कैसे आने वाले, आपको अदर करेंसी में प्रॉब्लम्स आपके आने वाले। मतलब समझ लीजिए, आप इमेजिन करने लग जाइए कि आपका प्रॉब्लम कहाँ से, आपका आइटम जो भी आ रहा है, मटेरियल आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, यूएस से आ रहा है, ठीक है। तो आपका बाहर से जो सामान एक्सपोर्टर ने भेजा वो कितना है, $20,000 का है, इसे आप कंसिडर करेंगे। उसके बाद में बोला है कैरेज फ्रेट इंश्योरेंस अप टू द पोर्ट ऑफ शिपमेंट इन द एक्सपोर्टर्स कंट्री। देखो शब्दों पे ध्यान देना, ठीक है, बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं। कैरेज फ्रेट इंश्योरेंस अप टू द पोर्ट ऑफ शिपमेंट इन दी एक्सपोर्टर कंट्री। एक्सपोर्टर कंट्री यानी जो सामान आपको भिजवाने वाला है, जो सामान आपको भिजवाने वाला है, मतलब वो कहाँ ले जा रहा है, उसे एयरपोर्ट तक के लेके जा रहा है या तो फिर शिपमेंट तक के उसको पहुंचा कर दे रहा है। और मैंने आपको बताया ऐसे एक्सपेंसेस को आपको कंसिडर करना है। कौन से, एक्सपोर्टर कंट्री वाले, फॉरेन कंट्री वाले, ठीक है, हमारे कंट्री वाले नहीं, फॉरेन कंट्री वाले कंसिडर करना है। कितना है, $400, डन है भाई। उसके बाद में बोला है चार्जेस फॉर द लोडिंग ऑन शिप एट द शिपमेंट पार्ट, ये कितना दिया है, $100। और मैंने आपको बताया लोडिंग का भी चार्ज आपको कंसिडर करना है। आपके ये तीनों ए के पॉइंट्स में आते हैं। ए वाले पॉइंट में देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कैरेज फ्रेट इंश्योरेंस अप टू द पोर्ट और लोडिंग चार्जेस ऑन द शिप एट द शिपमेंट, ये सारे आपके आने वाले हैं। आप उनकी अमाउंट क्या ले लेंगे, कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद में बोला गया है, क्या बोला गया है, फ्रेट चार्जेस ऑफ द शिप ट्रांसपोर्ट अप टू द इंडियन पोर्ट। भाई देखिए अगेन कंफ्यूज नहीं होना कि अपन क्या कर रहे हैं। अगर सब कभी समझ में नहीं आए तो उसको 2 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना, बार बार पढ़ना, जब तक आपके दिमाग में नहीं आता तब तक। क्या बोला है, फ्रेट चार्जेस ऑफ द शिप। भाई शिप लेके जा रही है सामान, तो मैंने आपको क्या बोला, शिप फ्री में सामान नहीं ले जाती, समाज सेवा नहीं करती, वो क्या लेगी, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लेगी। और ये वाला ट्रांसपोर्टेशन चार्ज तो एडमिसिबल है भैया, कितना है, $1,200, ठीक है। पर देखिए आप क्या करेंगे, $1,200 ये चीज तो दी हुई है सर, पर लेकिन मैंने आपको क्या बताया है कि आपको क्या करना है, 20% ऑफ एफओबी वैल्यू से इसे कंपेयर करना है और जो भी कम रहेगा उसे ही अपन कंसिडर करने वाले हैं, ठीक है। तो 1200 या तो 20% ऑफ एफओबी, विचएवर इज लेस। विचएवर इज लेस कैसे निकालना है मैं आपको वर्किंग नोट में सिखा दूंगा, तो वर्किंग नोट में आपके लिए आसानी हो जाएगी। उसके बाद में बोला गया है बिल ऑफ एंट्री सबमिटेड बाय द इंपोर्टर एज ऑन 18/7/2010। भाई अब ये चीज क्या होती है मैं आपको बता दूं। तो बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री मतलब उसने सामान आपका जो था वो कब क्या किया, उसने 18/7/2010 को उसने क्या किया, सामान भिजवा दिया। भाई भिजवा दिया उसने सामान, और वो जब कितने भी तारीख को इंडिया में मिलने वाला है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, पर उसने क्या किया है, 18 तारीख को क्या कर दिया है, सामान अपने कंट्री से भिजवा दिया है। नीचे में बोला गया है कंप्यूट द एसेसेबल वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ लेवाई पेमेंट ऑफ द कस्टम ड्यूटी। उसे कस्टम ड्यूटी कितनी भरनी पड़ेगी ये गुड्स लेने के लिए, वो हमें कैलकुलेट करना है। भाई देखिए यहाँ पर आपको रेट्स दिए हुए, यहाँ पर रेट्स दिए हुए हैं आपको, रेट ऑफ एक्सचेंज रेट अनाउंस बाय सिबेक और आरबीआई। मैंने आपको बताया था 2 रेट्स आपको देने वाले हैं, एक रहेगा सिबेक का रेट और दूसरा रहेगा आरबीआई का रेट, ठीक है। पर सर यहाँ पे तो 4 रेट्स दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है एज ऑन 18/7/2010 और एज ऑन 7/8/2010। अब सर इन दोनों में से कौन सा लेना, कंफ्यूजन बढ़ गया मेरा। आपने बोला था सिबेक का रेट लेना, पर कौन सा रेट लेना आपने, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको मैं बताऊंगा कौन सा आप रेट लोगे, बिल ऑफ एंट्री सबमिटेड वाला। बिल ऑफ एंट्री सबमिट कौन से तारीख को हुई थी, 18/7/2010 को हुई थी। 18/7/2010 जहाँ पे आपकी क्या हुई है, बिल ऑफ एंट्री सबमिट हुई है, क्योंकि वहां से वो गुड्स गए हैं तो उसी तारीख के हिसाब से आपका कैलकुलेशन होगा। कैलकुलेशन के रेट्स क्या होते रहते हैं, डे टू डे के बेसिस पे क्या होते हैं, फ्लक्चुएट होते जाते हैं। तो फ्लक्चुएटेड रेट नहीं लेंगे, हमारा जिस तारीख को जितने रुपये का सामान गया था उसी रेट से अपन क्या करेंगे, उसे कंसिडर करेंगे। कौन सा रेट, सिबेक का रेट। और सिबेक का रेट क्या बोलता है, $1 कितने रुपए का था, 46 रुपए का, 46 रुपीज का था।
मतलब पूरा प्रॉब्लम अपन डॉलर में सॉल्व कर लेंगे और फिर बाद में जब आंसर आएंगे एसेसेबल वैल्यू आएंगे तो उससे अपन क्या कर देंगे, रुपीज में कन्वर्ट कर देंगे। रुपीज में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान काम है। आपको देखो रेट दिया हुआ है 46 रुपीज, तो जो भी आपका आंसर आने वाला है, आई डोंट नो द वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख आएगा तो 1 लाख इंटू 46 कर देंगे, अमाउंट निकल जाएगा सीधा। ठीक है, आई डोंट नो द अमाउंट, आई एम जस्ट सेइंग अमाउंट कि क्या है 1 लाख रुपीज। चलिए इसे प्रॉब्लम में अपन क्या कर लेते हैं, इलिस्ट्रेशन में उतार लेते हैं। ठीक है, तो भी देखिए सबसे पहले कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री मैंने 20,000 रुपए की उतार लिया। ए वाले पॉइंट में वैल्यू इन डॉलर्स लिखा हुआ है यहाँ पे कॉलम में, है ना, तो ए में फर्स्ट आइटम लिख दिया। उसमें मैंने प्लस किया कैरेज फ्रेट इंश्योरेंस अप टू द पोर्ट, मैंने बताया था पोर्ट तक के भिजवाने के लिए कितना 400। फिर है चार्जेस फॉर द लोडिंग ऑन शिप कितना है 100, ये भी चीज़ मैंने क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया। तो मेरी फ्री ऑन बोर्ड की प्राइस कितनी आ गई, मेरे ए वाले की अमाउंट आ गई 20,500। ठीक है, ये इन तीनों का टोटल है भाई, डन है। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक्सपेंसेस रिलेटिंग एडमिसिबल की कोई भी आइटम आपको मेंशन नहीं की गई है। अगर मेंशन नहीं की गई है तो ज़बरदस्ती लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या करेंगे उसे खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद में आएगा सी। सी में आया है आपका फर्स्ट आइटम आया है आपका फ्रेट। सर देखो यहाँ पे फ्रेट दिया हुआ था कितना 1200 रुपये। ठीक है, मैंने आपको बोला था 1200 आप लिखना है तो लिख सकते हैं, पर लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसे कंपेयर करना पड़ेगा कितना, FOB प्राइस का 20% से कंपेयर करना पड़ेगा। यहाँ देखिए हमने उसका वर्किंग नोट बना लिया, यहाँ पे छोटा सा वर्किंग नोट। FOB का प्राइस देखिए कितना दिया हुआ है 20,500। ठीक है, और हमारा फ्रेट जो एक्चुअली पेड हुआ है वो कितना था 1200। मैंने FOB का फ्रेट का देखिए 20,500 का 20% निकाल कर देगा, कितना वैल्यू आ रहा है 4,100 आ रहा है। और ऑन द कंडीशन मैंने क्या बोला था, विच एवर इज लेस, मेरा अमाउंट कौन सा लेस है, 1200 रुपये वाला अमाउंट लेस है, 4,100 से 1200 लेस है, बराबर है, तो मैं क्या लूँगा 1200 वाला अमाउंट लूँगा। तो मैंने यहाँ पर कौन सा कंसिडर किया है, 1200 वाला कंसिडर किया है। ठीक है, उसके बाद में बात की गई है इंश्योरेंस चार्जेस। मैंने आपको पहले भी बताया था अगर इंश्योरेंस चार्जेस अगर दिए रहते तो कंसिडर करना वही का वही अमाउंट। ठीक है, अगर नहीं दिया है तो 1.125% ऑफ FOB, याद है, तो फिर बस 20,500 का 1.125% हमने कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो वो सर्टेन अमाउंट आया आपका 230.625। ठीक है, आपका पॉइंट के बाद 3 डिजिट ले लेना, उससे ज्यादा मत लेना। ठीक है, और उससे कम भी नहीं लेना, नहीं तो आपका थोड़ा सा आंसर में क्या आएगा, थोड़ा सा आंसर में फर्क आएगा, चलता है उतना पर लेकिन पॉइंट के बाद 3 डिजिट, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, डीमुराद चार्जेस नहीं दिए हुए थे तो हम उसे छोड़ देंगे, डैश कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों की टोटल लगा दी मैंने। ठीक है, और यहाँ से लेके फिर मैंने ऊपर वाली अमाउंट को क्या कर दिया, इसमें एडअप कर दिया, तो मेरी वैल्यू क्या आ गई 21,930.625। ठीक है, ये क्या है मेरी CIF, दैट इज कॉस्ट एंड इंश्योरेंस फ्रेट। ठीक है, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट की टोटल अमाउंट आ गई, इसे हम CIF भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया था CIF के बारे में। ठीक है, और अब CIF पे आप क्या लगाते हैं, लास्ट चीज दैट इज अनलोडिंग चार्ज। अनलोडिंग चार्ज अगर एक्चुअल अमाउंट दिया भी है तो इट इज यूजलेस, आपको क्या करना है, सिर्फ 1% कंसिडर करना है। तो ये अमाउंट का 1% कितना आया 219.30625। हाँ, मैं आपको बताया भी, आप पॉइंट के बाद 3 डिजिट भी ले सकते हैं या ज्यादा डिजिट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने पूरे डिजिट्स लिए, कोई बात नहीं। अब उन्होंने क्या किया, इस अमाउंट को यहाँ पर उतार लिया और उसको फिर बाद में ऊपर वाले अमाउंट में क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो मेरी क्या आ गई, एसेसेबल वैल्यू आ गई। एसेसेबल वैल्यू कितनी आई 22,149.931, ये मेरी क्या आई है, एसेसेबल वैल्यू आई है। ठीक है, और ये ध्यान में रखेंगे ये इंडियन रुपीस में वैल्यू नहीं है, ये किस में है, डॉलर्स में है, और आपको इसे क्या करना पड़ेगा, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इंडियन करेंसी में आप कन्वर्ट करेंगे तो US डॉलर्स के हिसाब से मेरी अमाउंट कितनी है 22,149.93125 इंटू 46 रुपीज, सिबेक का रेट है 46 रुपीज। तो मैंने इसे कन्वर्ट किया, कितना वैल्यू आ गया मेरा 1 लाख 1,000 नहीं सॉरी हाउ मच इज द अमाउंट, $10,18,897 $10,18,897 इसका कन्वर्जन रेट आ गया।
ठीक है। ये वर्किंग नोट तो हमने उसके लिए सॉल्व करने के लिए किया था। उसके बाद मैंने आपसे बात की थी इस तरीके से कि अपने को क्या कैलकुलेट करना है, कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करना है। तो कस्टम ड्यूटी किस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी सर? तो देखिए, सबसे पहला कॉलम है आपका एसेसेबल वैल्यू का, ठीक है। एसेसेबल वैल्यू का आपका कॉलम आ गया, ठीक है। एसेसेबल वैल्यू में आपने अमाउंट लिख दिया 10,18,897, राइट। उसके बाद आपको उसमें क्या ऐड करनी पड़ेगी? कस्टम ड्यूटी उसमें ऐड करनी पड़ेगी। देखिए बिल्कुल ऐसा का ऐसा यहाँ पे आपने एसेसेबल वैल्यू रिकॉर्ड कर ली, फिर बाद में उसमें आपने ऐड कर दिया बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी कितनी होती है? 12%। देखिए 12% है किसकी? एसेसेबल वैल्यू की। ये एसेसेबल वैल्यू को मैंने यहाँ पर उतार लिया, उसका 12% निकाला। कितना निकला? ये अमाउंट निकला है मेरा 1,22,268। ये मेरा क्या निकल गया? कस्टम ड्यूटी का अमाउंट निकल गया। फिर उसमें मैंने ऐड क्या किया है? एजुकेशन सेस। एजुकेशन सेस क्या लेना है मेरे को? किसका लेना है? कस्टम ड्यूटी की जो वैल्यू आई थी उसका मुझे लेना था। टोटल कस्टम ड्यूटी की वैल्यू की जो अमाउंट आई थी वो वैल्यू का मुझे कंसिडर करना था। तो कितना आया? वो कितना आया? 2% आया। 2% में सॉरी, एजुकेशन सेस क्या लेना है मेरे को? इस अमाउंट का 2% कंसिडर करना है। दैट इज हाउ मच? 2445, राइट। उसके बाद मैंने क्या किया है? उसी अमाउंट का मैंने क्या लिया है? 1% कंसिडर किया है। हाउ मच? 1 2 2 3, ठीक है। ये तीनों में मेरे क्या है? कस्टम ड्यूटी है, एजुकेशन सेस है और सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस है। ये तीनों अमाउंट को मैं क्या करूंगा? प्लस कर लूंगा। तो ये अमाउंट मेरे यहाँ पर आ गई, राइट। और इसी अमाउंट का मैंने क्या निकाल लिया? इसे प्लस कर दिया इस अमाउंट में, तो मेरा क्या निकल गया? ये वाला अमाउंट निकल गया। दैट इज 11,44,833। अगर आपको ये फॉर्मेट अगर आपको कंफ्यूज होता है तो आप क्या कर सकते हैं? ये वाला फॉर्मेट यूज कर सकते हैं जो मैं फॉर्मेट यूज करता हूँ। एसेसेबल वैल्यू रिकॉर्ड करिए, उसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी आप 12% लगाइए एसेसेबल वैल्यू की, ये टीसीडी आ जाएगा। और टीसीडी का ही आप क्या ले लीजिए? 2% ले लीजिए, ठीक है। और आपका आ जाएगा बी, यहाँ पर आपका उसकी वैल्यू आ जाएगी। और सी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1% ऑफ आपका टोटल कस्टम ड्यूटी वैल्यू ही लेनी पड़ेगी। और उससे आपकी क्या आ जाएगी? वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। यहाँ पर जो फॉर्मेट दिया है वो ज़रा सा कॉम्प्लिकेटेड है और आपको कंफ्यूज कर सकता है। अगर आप ये वाले फॉर्मेट से जाएंगे तो ये वाले फॉर्मेट में आप क्या करोगे? सीधा सीधा सॉल्व करोगे। गलत नहीं है, अलग है बस, ठीक है। पर ये चीज़ क्या है? एक्सेप्टेबल है। और जो चीज़ एक्सेप्टेबल है तो आप वही चीज़ प्रेफर करें और इस तरीके से इसे सॉल्व करें, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। इस तरीके के क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।